जेंडर इशू जो है, जो रिलीजन का इशू है, कास्ट इशू है, पॉलिटिक्स में इसको कैसे व्यक्त करा जाता है। हम सेम तो नहीं है, हम दिखने में अलग हैं, हम सोचते अलग तरीके से हैं, बट उसी के साथ बच्चों कुछ ऐसे सोशल डिफरेंसेस जो कि हम हमेशा ही मानते हैं कि जेंडर जो है ना, कि एक लड़का जिस तरीके से एक्ट करता है और एक लड़की जिस तरीके से उसको बिहेव करना चाहिए, पब्लिक रोल जो है महिलाओं का वो काफी कम देखने को मिलता है। जो बाहर की दुनिया है उसमें औरतें काफी कम आपको देखने को मिलेंगी, घर तक सीमित है, घर तक संकुचित है मैक्सिमम महिलाएं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग लेकर आ गए हैं एक ब्रांड न्यू चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। और बच्चों ये जो चैप्टर है मोस्ट डिमांडेड चैप्टर है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ना हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, ये डिफरेंसेस हमको पता है, बट ये चैप्टर बच्चों को पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, बट इट्स नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। आज ये हमें सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा, सारी चीजें याद भी हो जाएंगी साथ ही साथ। तो चलिए फटाफट से क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर पूरा जो चैप्टर है, फुल चैप्टर वी आर गोना डू वन शॉट में, यानी कि एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट हम करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड द चैप्टर इज नोन एज जेंडर, रिलीजन, कास्ट। ये तो बात हमें पता है, बट बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली 3 ऐसे सोशल डिफरेंसेस की बात करेंगे जो कि समाज में डिवीजन का रूप ले लेते हैं। यानी कि जेंडर, मेल और फीमेल के बीच में जो डिस्टिंक्शन होता है, रिलीजन यानी कि धर्मों के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंसेस हैं, कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस हैं, ये सोसाइटी में, समाज में डिवीजन, लोगों के बीच में विभाजन क्रिएट कर देते हैं। उस चीज को हमें समझना है कि कैसे विभाजन क्रिएट हो रहा है, एंड अलोंग विद दैट कैसे इन सभी चीजों को पॉलिटिक्स में व्यक्त करा जाता है। जेंडर इशू जो है, जो रिलीजन का इशू है, कास्ट इशू है, पॉलिटिक्स में इसको कैसे व्यक्त करा जाता है। वी विल बी लुकिंग एट ऑल ऑफ दोस थिंग्स एज वेल। ओके, सो यहां पर वो सारी चीजें ही लिखी हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि सोशल डिफरेंसेस ऐसी सिचुएशंस हैं वेयर पीपल डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, रेशियल इनइक्वालिटी। 3 kinds of social differences take the form of social divisions and inequalities. These are based on gender, religion, caste, nature of this division in India and how it gets expressed in politics. तो सोशल डिफरेंसेस का मतलब होता है सामाजिक तौर पे अंतर। अब आप मेरे से अलग हो, मैं आपसे अलग हूं, राइट? हम सेम तो नहीं है, हम दिखने में अलग हैं, हम सोचते अलग तरीके से हैं, बट उसी के साथ बच्चों कुछ ऐसे सोशल डिफरेंसेस जो कि डिवीजन का आकार ले लेते हैं, जो कि लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। वो होता है कि या तो एक लड़का है या तो एक लड़की है, ठीक है? बचपन से ही लड़के को कुछ अलग सिखाया जा रहा है, लड़कियों को एक अलग तरीके से पाला जा रहा है, और उनके बीच में सोसाइटी ने एक डिवीजन क्रिएट करके रख दिया। उसी के साथ धर्म के नाम पे अगर मैं बात करूं, रिलीजन एक ऐसा सोशल डिफरेंस है जिसमें हम देखते हैं कि जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, अपने रिलीजियस डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, माइनॉरिटीज को सप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो वो कैसे एक डिवीजन बन जाता है, धर्म के लोग जो है आपस में उनके बीच में दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, ये सारी चीजें क्यों होती हैं। एंड कास्ट बेस्ड डिफरेंस, हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है कि हिस्ट्री में ही हमारे देश में कास्ट बेस्ड सिस्टम चलता था, जहां पे लोगों को अलग अलग जातियों में बांट दिया गया था, और उस कास्ट सिस्टम को बहुत लंबे समय तक वो चला, फिर फाइनली उसको अबॉलिश करा गया, हटाया गया, राइट्स दिए गए लोगों को जो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए रह गए थे। तो वो कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस क्या आज भी प्रेवलेंट है, और क्या जो अलग अलग कास्ट्स हैं उन कास्ट ग्रुप्स को किस तरीके से पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा जाता है, हाउ आर दे रिप्रेजेंटेटेड, ये सारी चीजें बच्चों हम लोग देखने वाले हैं विद इन दिस क्लास। Let's first of all come to the very first social difference, which is gender and politics. Yes, okay. सबसे पहले जेंडर और पॉलिटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत बेसिक डिवीजन समझाना चाहती हूँ बच्चों। हम लोग ना हमेशा ये मानते हैं कि जो जेंडर होता है, जब मैं बोलती हूँ मेल फीमेल, दिस इज अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। हम हमेशा ही मानते हैं कि जेंडर जो है ना, कि एक लड़का जिस तरीके से एक्ट करता है और एक लड़की जिस तरीके से उसको बिहेव करना चाहिए, ये नेचुरल है और इसको बदला नहीं जा सकता। बल्कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों ये स्टेटमेंट गलत है मैं बताती हूं। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज एक ही चीज नेचुरल होती है और वो चीज है आपका सेक्स। यानी कि आप बच्चों जिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ पैदा हुए हो सिर्फ वही नेचुरल है। मतलब इफ यू आर बोर्न विद द मेल सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दैट मींस यू आर अ मेल,
एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ पैदा हुए तो फीमेल, लड़का या लड़की। बट जब वो लड़का या लड़की पैदा हो जाते हैं, उस सेक्स पर आप क्या करते हो, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को लगाने लग जाते हो। मतलब कि आप पहले ही बोल देते हो कि लड़का पैदा हो रहा है तो लड़के का ना रूम ब्लू कलर से डेकोरेट कर दो, लड़की पैदा हुई है तो पिंक कलर से डेकोरेट कर दो। कलर में भी डिफरेंशिएशन, अरे भाई हो सकता है लड़की बड़ी हो, उसको भी ब्लू कलर पसंद आ सकता है, उसको कोई दूसरा कलर भी पसंद हो सकता है, लेकिन पहले स्टीरियोटाइप कर दिया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जोड़ दिए। बचपन में बच्चे को खेलने के लिए लड़के को क्या दिया जाता है, आप बताओ लड़कों क्या दिया था आपको, है ना, रोबोट लाके दे दिया जाता है, कार का सेट लाके दे दिया जाएगा, और वहीं पे लड़कियां जो हैं उनको किचन सेट दे दिया जाएगा बचपन में ही, किचन सेट से खेलो तुम। शुरू से ही बच्चों सोसाइटी में डिस्टिंक्शन चालू हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ दिया जाता है अलग अलग सेक्स के साथ में। लड़कों को अगर वो कभी रो दें तो उनको बोल दिया जाता है, अरे क्या लड़की की तरह क्या रो रहा है, तो चुप हो जा, बिल्कुल, है ना। और लड़कियां जो हैं उनको बोला जाता है इनको तो ड्राइव करना ही नहीं आता है, ये तो बैड ड्राइवर्स हैं, इनको गाड़ी चलानी नहीं आती। उसी के साथ अब बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टीरियोटाइप्स बच्चों जब जुड़ जाते हैं मेल और फीमेल सेक्स के साथ में, उससे क्रिएट होता है, ठीक है, सोसाइटी जो है, सोसाइटी फिर क्रिएट करती है आपकी जेंडर को। जेंडर का मतलब ये होता है कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो जोड़ दिए गए हैं विद द सेक्स ऑफ अ पर्सन, कि इफ यू आर अ मेल, इफ यू आर अ बॉय, यू हैव टू एक्ट अ सर्टेन वे, एंड इफ यू आर अ गर्ल यू हैव टू एक्ट अ सर्टेन वे। लड़के स्ट्रांग हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां वीक हैं, लड़कियां इमोशनल हैं, लड़कियां काइंड हार्टेड हैं, उनमें वो मदरली इंस्टिंक्ट्स हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, दीज ऑल आर स्टीरियोटाइप्स। ओके, एवरीथिंग इज अ स्टीरियोटाइप, बिकॉज ये चीजें नेचुरल नहीं थी, हम पैदा होते ही ऐसे नहीं थे। हमें जब आसपास के लोगों ने बताया कि तुम्हें, क्योंकि तुम लड़की हो तुम्हें इस तरीके से एक्ट करना है, क्योंकि तुम लड़के हो तुम्हें इस तरीके से एक्ट करना है, देन दैट वाज द टाइम दैट जेंडर वाज क्रिएटेड। ओके, सो सोसाइटी ने क्रिएट करा है जेंडर। आई होप ये बात बिल्कुल ही क्लियर है। तो बच्चों इसी से क्रिएट हुआ एक पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। पब्लिक प्राइवेट डिवीजन क्या होता है, ऐसा भी माना जाता है, चलो जेंडर तो हमें समझ में आ गया कि सोसाइटी का क्रिएशन है, जो चीज नेचुरल है वो है सेक्स। अलोंग विद दैट पब्लिक प्राइवेट डिवीजन का ये मतलब होता है कि जो आपके घर तक का एरिया है वो सीमित कर दिया गया लड़की के लिए, कि लड़की जो है ना वो क्या काम करेगी, लड़की के लिए काम भी स्पेसिफाई कर दिया कि लड़कियों को तो घर पे रहना है, लड़कियों को अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, अपने पति, अपने बच्चों, इनका ख्याल रखना है, घर का खाना बनाना है, घर का काम करना है। और वहीं पर जो लड़के हैं वो बाहर जाके काम करेंगे, उनका काम है बाहर जाके पैसा कमाना, अपने परिवार को पालना, ठीक है, उस पैसे से। तो वो चीज कर दी गई, एक पब्लिक प्राइवेट डिवाइड क्रिएट कर दिया गया कि जो प्राइवेट स्फेयर है, जो घर तक का स्फेयर है वो औरत के लिए सीमित है, जो पब्लिक स्फेयर है वहां से आदमी जा सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों एक पब्लिक प्राइवेट या फिर एक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी क्रिएट हो गया। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि विमेन विल डू ऑल द वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, एंड उनके काम को ना ही ज्यादा वैल्यू दी जाएगी, ना ही ज्यादा रिकॉग्निशन दी जाएगी। तो ये माना गया कि प्राइवेट स्फेयर जो है वो महिलाओं तक सीमित है। महिलाएं जो है घर पे रहेंगी, खाना बनाएंगी, साफ सफाई करेंगी, सबका ख्याल रखेंगी और ये सब करेंगी, ठीक है, लेकिन उनके काम को वैल्यू भी नहीं दिया जाएगा। देयर वर्क विल नॉट बी गिवन रिकॉग्निशन। इकोनॉमी के अंदर वैल्यू नहीं किया जाता। आप बच्चों एक बात बताओ, जब आपकी मम्मी आपके लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर इतने सारे जो है खाना बनाती हैं और आप खाते हो, क्या आप उन्हें पैसे देते हो उस खाने के? या मम्मी अगर घर की सफाई करती है तो उसके उनको पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते, क्योंकि उस काम को, ऑल्दो वो काम बहुत ज्यादा है, लेकिन उस काम को कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती है, उसको बिल्कुल इग्नोर करा जाता है। और वहीं पे आदमी जैसे घर टाप के बाहर निकल गए हैं काम करने के लिए, दे आर रेडी टू टेक अप विमेन्स जॉब्स ओनली व्हेन दीज जॉब्स आर पेड फॉर। और बाहर अगर आप देखोगे किसी रेस्टोरेंट में शेफ का काम करना है या बाहर कोई क्लीनिंग का काम कर रहा है तो वहां आदमी दिखेंगे आपको, घर में नहीं कर रहे, वो घर में औरतें कर रही हैं वही काम। लेकिन अगर बाहर उसी काम का पैसा मिल रहा है, उसी काम को रिकॉग्निशन मिल रही है, तो मेन विल बी रेडी टू टेक अप दोज जॉब्स एज वेल। लेकिन अगर बाहर बात करें तो वर्क आउटसाइड द होम, घर बाहर काम कौन करता है? पापा काम। और शुरू से ही सारे टीवी सीरियल्स में हर जगह पर यही देखा है, यही देखकर बड़े हुए। आजकल तो मैं कुछ वो रील्स भी देखती हूँ, उन रील्स में वो होता है कि लड़कियां बोल रही हैं, लड़कियां खुद ही बना रही हैं वो रील्स, कि अगर कुछ नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा तो क्या करेंगे, एक अमीर लड़के से शादी कर लेंगे, है ना, घर का काम कर लेंगे, हाउसवाइफ। मैं तो हाउसवाइफ भी बनने को तैयार हूँ। तो इस तरीके से बच्चों ये जो सारी अंडरस्टैंडिंग आई है, क्यों आई है?
दिस अंडरस्टैंडिंग इज बिकॉज हम बचपन से ही यही सब देखकर पले बड़े हैं और हमें लगता है कि ये नेचुरल है। ये सबसे बड़ी हमारी गलती है कि हमें लगता है ऐसे ही होता है, पर ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं है। ये जो है सारी चीजें सोसाइटी ने क्रिएट करी हैं। Why can't women go out of the house and work? They can do the exact same thing as what men can do. And men can also be at home and they can also like clean. They can also cook food. They can definitely. और एक ना ऐसी ही एक मूवी भी थी, उस मूवी का नाम था की एंड का, तो उसमें बिल्कुल ऐसे रिवर्सल दिखाया था कि जो लड़का है वो रहकर घर पे काम कर रहा है और जो लड़की है वो बाहर काम करने जा रही है, बिकॉज इट्स अ टोटल ऑपोजिट टू व्हाट हैपेंस इन रियलिटी, राइट। चलिए, तो इस तरीके से सोसाइटी ने ये क्रिएट कर दिया सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन इज दैट ऑल्दो women constitute half of the humanity, their role in public life is minimal in most of the societies. Gender issues were therefore raised in politics. Women in different parts of the world agitated for equal rights, demanded enhancing the political and legal status, and these were known as the feminist movements. अब बच्चों, हमें क्या पता चलता है कि ऑल्दो आधी जनसंख्या महिलाओं की है, आधी आदमी है तो आधी जो है औरतें भी हैं वर्ल्ड में, लेकिन स्टिल पब्लिक रोल जो है महिलाओं का वो काफी कम देखने को मिलता है। जो बाहर की दुनिया है उसमें औरतें काफी कम आपको देखने को मिलेंगी, घर तक सीमित हैं, घर तक संकुचित है मैक्सिमम महिलाएं। दिस इज द रीजन कि जेंडर इश्यूज को पब्लिकली उठाया गया था। महिलाएं जो कि वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में थी, उन्होंने अपनी इक्वल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए संघर्ष करा था, एजिटेट करा था, और उन्होंने डिमांड करा था कि हमें भी पॉलिटिकल और लीगल रूप से हमारा भी एनहांसमेंट होना चाहिए। तो राजनीतिक रूप से और कानूनी रूप से हमें भी उतने ही राइट्स मिलने चाहिए जितने आदमियों को मिलते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। दे कॉल्ड फॉर इक्वालिटी, उन्होंने इक्वालिटी की बात करी थी, पब्लिक लाइफ में पब्लिक रोल अपना एनहांस करने की बात करी थी। और यही जो सारी मूवमेंट्स थी जहां पर महिलाएं आगे आती हैं, इकट्ठे होती हैं, अपने लिए अधिकार डिमांड करती हैं कि हमें भी उतने अधिकार दे दो जितने आदमियों को देते हो, इन्हीं सारी मूवमेंट्स को, इन्हीं सारे संघर्षों को फेमिनिस्ट मूवमेंट बोला जाता है। आज के टाइम पे वर्ड एक बार ही बोल दो फेमिनिस्ट, और उसी टाइम लोग जो है बोलेंगे फेमिनिस्ट क्या यार, ये तो बिल्कुल फिर से शुरू हो गई है, क्या फेमिनिज्म फेमिनिज्म करती रहती है। बट बच्चों, अगर कोई इंसान समझेगा कि फेमिनिज्म असलियत में शुरू क्यों हुआ था और फेमिनिज्म वर्ड का रियल मीनिंग क्या है, तो वो शायद ऐसी शक्लें नहीं बनाएगा। क्योंकि फेमिनिज्म इन रियलिटी मीन्स इक्वालिटी बिटवीन द टू सेक्सेस, बिटवीन द टू जेंडर्स। इट एक्चुअली टॉक्स ऑफ इक्वालिटी, कि जितने राइट्स आदमी को मिल रहे हैं उतनी औरत को मिले। That is what feminism is. That is how feminism was started. Obviously over the time उसका मीनिंग उलट पुलट कर दिया लोगों ने, और बोल दिया ऐसे गया कि लड़के कुछ गलत काम करे तो लड़की क्यों नहीं कर रही वो, which is obviously pseudo feminism। वो चीज ठीक नहीं है, वो गलत है, वो गलत अंडरस्टैंडिंग है, and that is not feminism. Feminism is the demand for equal rights for women and men, equal rights for both. Okay, so हमें पता है कि यहाँ पर बच्चों जो मैक्सिमम सोसाइटी देखी जाती है वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी देखी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पर पितृसत्ता यानी कि जो आदमी है वो ज्यादा सुपीरियर है एज कंपेयर टू द वुमेन। सो दिस कंसेप्ट इज यूज्ड टू रेफर टू अ सिस्टम दैट वैल्यूज मेन मोर देन विमेन एंड गिव्स देम पावर ओवर विमेन। महिलाओं के ऊपर पावर आदमियों के पास है, सारे डिसीजंस आदमी ले रहे हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड सोसाइटी एक टाइम पे पेट्रियार्कल रही है, महिलाओं को वोटिंग राइट तक नहीं दिए जाते थे। और ये मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को अगर याद होगा हमने 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, यूरोप के अंदर भी बच्चों आपने देखा था कि किस तरीके से जो वोटिंग राइट्स हैं वो सिर्फ आदमियों तक ही सीमित थे। औरतें अगर पार्ट ले भी लेती थी तो उनका कोई सोसाइटी में रोल इंप्रूव नहीं होता था उससे, ऑल्दो दे वर पार्टिसिपेटिंग स्टिल। उनके लिए लॉज लाने में, उनके लिए चेंजेस लाने में काफी टाइम लग गया गवर्नमेंट्स को, क्योंकि पूरी सोसाइटी ही मेल डोमिनेटेड थी। इवन द पीपल हु वर इन पावर वर ऑल मेल, सारे आदमी पावर में हैं जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, तो वो डिसीजंस भी ऐसे ही लेते थे जिससे सिर्फ आदमियों का भला हो, औरतों को निग्लेक्ट ही करा जाता था। तभी तो औरतें डिमांड कर रही है कि हमें भी राइट दो यार, हमें भी आने दो पॉलिटिक्स में। नाउ फेमिनिस्ट होता है वो कोई भी औरत या आदमी जो कि इक्वल राइट्स में विश्वास रखते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज यानी कि इक्वल अवसर में विश्वास रखते हैं फॉर विमेन एंड मेन। तो कोई भी लड़की या लड़का जो ये बोल रहा है कि दोनों ही जेंडर के लिए, आदमी के लिए, औरत के लिए, ठीक है, दोनों सेक्सेस, दोनों जेंडर्स के लिए हम अगर बोलें कि सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो दैट पर्सन इज अ फेमिनिस्ट। तो
तो कभी भी ये मत समझना, जैसे लड़के बहुत ज्यादा सोचते हैं हम अपने आप को फेमिनिस्ट कैसे बोलते हैं, द रियल डेफिनेशन इज दिस, आप अगर फेमिनिस्ट नहीं हो दैट मीन्स यू डू नॉट बिलीव इन इक्वालिटी, विच इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, तो हर कोई फेमिनिस्ट होना चाहिए, हर किसी को होना ही चाहिए फेमिनिस्ट। चलिए आगे देखते हैं। सो द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिविजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन helped to improve women's role in public life. In our country, women still lag much behind men despite some improvements since independence. Ours is still a male-dominated patriarchal society. तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि जब पॉलिटिक्स में जेंडर को एक्सप्रेस करा गया और पॉलिटिकली मोबिलाइज करा गया, सारी औरतों को साथ में लाया गया, है ना, तो इससे डेफिनेटली मदद मिली है महिलाओं के सोसाइटल रोल को भी इंप्रूव करने में और पॉलिटिकली भी उनको राइट्स मिले हैं। तो महिलाओं का समाज में जो रोल है वो बेहतर भी हुआ है और पब्लिक लाइफ में भी उनको रिकॉग्निशन, पॉलिटिक्स में पब्लिक लाइफ में उनको रिकॉग्निशन मिली है और इंप्रूवमेंट देखी गई है हमारे देश में। लेकिन आज भी महिलाएं दे स्टिल लैग बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इंप्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद से अब तक बहुत बहुत इंप्रूवमेंट आई है, बहुत बेहतरी आ गई है महिलाओं के रोल में, लेकिन स्टिल बच्चों आज के टाइम में भी हमारी सोसाइटी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। इट इज स्टिल अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। ओके, आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, तो यहाँ पर आई थिंक ये बात सभी को क्लियर हो गई है कि हमारी आज भी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, थोड़ी बहुत पितृसत्ता आज भी मौजूद है। अब जरा बात करते हैं बच्चों, अब लोग बोलेंगे मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। हमने मूवी देखी है, हमने अपने अपने घरों में भी देखा है कि लड़कियों को भी उतना ही तवज्जो दिया जाता है जितना लड़कों को दिया जाता है। तो हम तो आपकी बात से डिसएग्री कर देते हैं, कर दो यार कर दो, ठीक है, मैंने भी नहीं देखी डिस्क्रिमिनेशन अपने घर में। बट इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू आवर होम एंड द पीपल अराउंड अस। अगर हम थोड़ा डेटा उठा के देखें कि कहाँ कहाँ पे महिलाएं यही डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं, सो द पिक्चर इज समथिंग एल्स, देयर इज समथिंग एल्स दैट इज गोइंग ऑन। Let us look at how ours is still a patriarchal society because the women are still facing disadvantage, discrimination, oppression. उनको आज भी दबाया जा रहा है, उनके साथ गलत करा जा रहा है, उनके साथ भेदभाव करा जा रहा है। किस किस तरीके से, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट की अगर आप बात करोगे ना तो डेटा उठा के देखना, लिटरेसी रेट में भी एक बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। जो लड़कों का लिटरेसी रेट है वो कई ज्यादा है लड़कियों के लिटरेसी रेट में। अब ऐसा क्यों है, लोग लड़कों को ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को क्यों कम पढ़ा रहे हैं? इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि माँ बाप ये सोचते हैं क्योंकि उनके पास कम पैसा है, जिसके पास, वो ये सोचते हैं कि लड़कों की एजुकेशन में पैसा लगा दो क्योंकि कल को वो तो हमारे साथ रहेंगे, है ना, वो तो हमारे वंशज हैं, वो तो जो पैसा कमाएंगे घर पे आएगा। लेकिन लड़की के लिए पढ़ना क्या है, लड़की क्यों पढ़ रही है? लड़की को तो दूसरे घर भेज देना है, लड़की दूसरे घर चली जाएगी, लड़की पढ़ भी लेगी, पढ़ लिख भी लेगी, दूसरे घर चली जाएगी, तो फिर वो हमारा क्या फायदा होगा उस चीज में? सो पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड मनी ऑन देयर बॉयज एजुकेशन रादर देन देयर गर्ल्स एजुकेशन बिकॉज दे थिंक कल को उसकी शादी हो जाएगी, उसको घर का ही तो काम करना है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई थोड़ी ना लगती है। तो इसलिए लिटरेसी रेट इस वजह से लड़कों में ज्यादा, लड़कियों में कम देखने को मिलता है। मंग विमेन इज लेस देन मेन, स्मॉल प्रपोर्शन जो है लड़कियों का वो ही हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड रिसोर्सेज ऑन देयर बॉयज एजुकेशन। बहुत ही कम ऐसी लड़कियां हैं जो कि हायर स्टडीज के लिए जाएंगी, ऑल्दो प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर भी लेंगी, लेकिन हायर स्टडीज के लिए a lesser proportion of women will go for higher studies. Along with that, माँ बाप भी प्रेफर करते हैं कि वो बेटे की एजुकेशन पे पैसा खर्च दे। वही रीजन जो मैंने आपको बताया। जॉब्स में देखा जाए, proportion of women among highly paid jobs, value jobs very small. On an average, an Indian woman works 1 hour more than an average man every day. आयरनी देखो, औरत जो है वो आदमी के मुकाबले एवरेज बेसिस पर 1 घंटा ज्यादा काम कर रही है, लेकिन फिर भी जो हाईली पेड एंड वैल्यूड एंड स्किल्ड जॉब्स है जहां बहुत पैसा मिलता है वहां पर महिलाओं का प्रोपोर्शन कम है। बच्चों इसके पीछे ये रीजन नहीं है, अभी ये रीजन मत लेकर आना कि मैम अब हम क्या करें, लड़के ज्यादा कमा रहे हैं, लड़कियां नहीं कमा पा रही उतना, या उन जॉब्स में उनको कोई ले नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। रीजन इसके पीछे सिंपल सा है, यहां से वो रीजन आया है क्योंकि उनको पढ़ाया ही नहीं गया उस लेवल का जितना लड़कों को पढ़ा दिया, उनकी पढ़ाई पे पैसा ही उतना नहीं खर्चा गया, तो कैसे वो हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स में आएंगी, हाईली स्किल्ड जॉब्स में? हाउ विल दे बी अ पार्ट ऑफ इट? बिकॉज उनकी हायर एजुकेशन पे मनी स्पेंड ही नहीं किया गया। दैट इज द रीजन कि हाईली पेड वैल्यूड जॉब्स में आज भी महिलाओं का जो प्रपोर्शन है इट इज वेरी वेरी लेस। इफ उनको भी उसी लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करी होती तो आज वो भी उसी बराबरी पे होते हैं।
उसी के साथ हम लोग देखते हैं एक और चीज विच इज द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को 1976 में लाया जाता है। इट प्रोवाइड्स इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, जो कि क्या बोलता है कि अगर कोई बराबर काम कर रहा है तो उसके लिए उसको इक्वल वेजेस भी पे करी जाए। जितना काम अगर आदमी कर रहा है उतना ही काम औरत कर रही है तो उसको उतनी ही वेजेस भी दी जाए। विमेन पेड लेस देन मेन इवन व्हेन दे बोथ डू एग्जैक्टली द सेम वर्क। महिलाओं को आदमियों से कम पैसा मिलता है, ऑल्दो वो सेम ही काम कर रहे हैं उसमें भी कम पैसा। आपने ये चीज बॉलीवुड में काफी ज्यादा देखी होगी कि जो लीड एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं उनके वेजेस में बहुत गैप है। लड़के को हमेशा ज्यादा, हीरो को ज्यादा पैसा मिल रहा है, लड़की को बहुत कम मिल रहा है, ऑल्दो दोनों ही लीड एक्टर्स हैं। उसी के साथ बहुत जगह पे ऐसा होता है बच्चों कि सेम काम करने के लिए औरत को कम पैसा देते हैं, आदमी को ज्यादा देते हैं, विच इज रॉन्ग। दैट इज वाई जरूरत पड़ी इस इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट की, जिससे कि अगर कोई इक्वल वर्क कर रहा है तो उसका बराबर पैसा उसको दिया जाए, ये ना देखा जाए कि वो आदमी है कि औरत है। उसी के साथ फीमेल अबॉर्शन, अब ये चीज तो बच्चों आपने देखी होगी ना, आना इस देश लाडो, है ना। क्या है ये? पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स, लोगों को चाहिए लड़का पैदा हो जाए, एंड फाइंड वेज टू हैव गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज बॉर्न। बच्चों ये चीज ना काफी वियर्ड लगती है। मुझे एक इंसिडेंट इससे काफी ज्यादा याद आता है, ऑल्दो आई हैव नॉट सीन अ फर्स्ट हैंड फीमेल अबॉर्शन वाला एक्सपीरियंस और वट एवर, बट वॉट आई टॉक अबाउट इज कि मैंने ये चीज देखी कि अगर इवन इन अर्बन एरियाज, इवन इन द पीपल हु आर वेरी वेरी एजुकेटेड, वो भी क्या करते हैं, अगर कभी लड़का पैदा होता है तो वो ना अलग लेवल पे खुश हो जाते हैं। अरे हमारे घर तो लड़का आ गया है, और ये वो कि देखा मैंने तो बोला ही था लड़का ही आएगा, लड़के के लिए ही मैंने भगवान को, मतलब इस तरीके की चीज मैंने अपने सामने देखी है 2-3 साल पहले। आई वोंट से, बट इट इज लाइक वेरी वेरी क्लोज कि मैंने ये सब देखा था, और मेरे को ना काफी वियर्ड लगा था कि मतलब ये बोलना क्या चाहते हैं, ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं तब भी ऐसी बात कर रहे हैं कि अगर लड़की भी हो जाती तो क्या फर्क पड़ता, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इस तरीके से बोलना, इस तरीके से अपने आप को व्यक्त करना इज वेरी बैड। ऊपर से मैंने देखा है कि जब वो आशीर्वाद भी देते ना, कि एक प्रेग्नेंट जो भी औरत होती है उसको आशीर्वाद भी देते तो बोलते हैं हाँ तुम्हारे घर में कृष्ण का नहीं आया है, लड़का ही आएगा, इस तरीके से बोलते हैं। तो इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस कि आज भी सोसाइटी की इवन औरतें तक ये चीज करिए, मतलब लड़की होकर ही ऐसे बोल रहे हैं। सो इट्स वेरी वियर्ड टू एक्चुअली सी दैट, एंड पता नहीं उन लोगों को नहीं लगता होगा वियर्ड, लेकिन हम लोग जो कि पढ़े लिखे हैं हमें तो लगता है भाई वो भी पढ़े लिखे हैं, पता नहीं वो अलग पढ़ाई उन्होंने करी है, जो भी है। तो यहाँ पर वही बात है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि उनके बेटे पैदा हों, तो इस वजह से वो तरीके ढूंढते हैं कि कैसे जो लड़कियां हैं उनका सेक्स डिटर्मिनेशन कराकर ही पहले ही पता चल जाए कि क्या पैदा होने वाला है, लड़की लड़का, और पहले उस लड़की को मार दो ताकि वो ना आना इस देश लाडो, वो वाली चीज है। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन बहुत टाइम तक चलता रहा था, जहां पे इलीगल तरीके से, अब तो इलीगल तरीके से, लेकिन पहले लीगली ही लोग क्या करते थे, उनको पता चलता था जैसे ही वो सेक्स डिटर्मिन कराते थे कि लड़का या लड़की है, एंड फिर फीमेल फीटसाइड वो कर देते थे। ठीक है बच्चों, फीमेल फीटसाइड का मतलब है कि वो फीटस के अंदर ही जब बच्ची होती है उसको मार दिया जाता था, अबॉर्ट करा दिया जाता था। स्पेसिफिकली जब पता चले कि लड़की है तो अबॉर्ट करा रहे हैं। तो ये सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन बहुत टाइम तक चलता रहा, जिसकी वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो कम होता गया। चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियां कम हो गई लड़के ज्यादा हो गए ड्यू टू दिस। बट अभी क्या है, इसको पूरा बैन कर दिया गया है, so this cannot take place, but yes people still do it illegally and I'm very sure of it, people still do it। मतलब इतनी वो है उनके अंदर कि लड़का ही पैदा होना चाहिए, क्या I don't know why। तो वही बात है यार, किसी भी चीज को आप किसी भी तरीके से बैन कर दो, कुछ कर दो, बट टिल द टाइम यहां से कोई चेंज नहीं आएगा ना, तो नथिंग कैन चेंज। सोच का बदलना बहुत जरूरी है। और ये तो सारे तरीके मैंने आपको बताया कि कैसे आज भी महिलाएं डिसएडवांटेज और ऑपरेशन का सामना कर रही हैं। लिटरेसी रेट से पता चलता है, इससे पता चलता है कि हाईली पेड वैल्यू जॉब्स में उनका प्रपोर्शन कम है। इससे पता चलता है कि वर्क काम के लिए भी उनको कम पैसा दिया जाता था, सेम काम वो करी थी फिर भी। उसी के साथ फीमेल फीटसाइड जैसी चीजें, इससे पता चलता है। अलॉन्ग विद दैट अर्बन एरियाज में भी, शहरों के अंदर भी they have become particular, it has become particularly unsafe for women। बच्चों आप लोग देखिए शहरों के अंदर डेली बेसिस पे किसी ना किसी रेप केस की न्यूज आएगी, किसी ना किसी डोमेस्टिक वायलेंस की न्यूज आएगी। why is it happening? why urban areas are so unsafe for women? not safe even within their own houses from beating, harassment, other forms of domestic violence। डोमेस्टिक वायलेंस जैसी जो है बच्चों चीज
घरेलू हिंसा का मामला हो गया, या फिर घर में ही पिटाई हो रही है, ये हो रहा है, हरास करा जा रहा है ससुराल वालों द्वारा, पति द्वारा, और बहुत से मतलब बेफालतू के इश्यूज पर कि तुम दहेज नहीं लाए, इतना ये नहीं वो नहीं, कुछ गलत कर दिया, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और बहुत मुश्किल होता है, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि अब्यूज हो रही है तो उसको रिपोर्ट कर दो, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ गर्ल हु हैज लेफ्ट हर फैमिली, और कहीं ना कहीं वो शादी करके जो दूसरे घर में आई है, उसके लिए काफी मुश्किल है कि वो डाइवोर्स जैसा स्टेप उठाए, इसलिए वो झेलती चली जाती है इन सब चीजों को। रिपोर्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, वो वाली चीज होती है। तो साथ ही में ये सब चीजें हैं, प्लस अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात करें कि पॉलिटिक्स में क्या आज महिलाएं बहुत ज्यादा है, तो ऐसा भी नहीं है। पर जो हम लोग देखते हैं, महिलाओं को एक तरीके से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने की बात करें तो दे डिडंट गेट एडिक्वेट अटेंशन। वन वे वाज टू ensure that they have more women as elected representatives. In India, proportion of women in legislatures has been very low. तो क्योंकि महिलाओं को एक तरीके से हम बोल सकते हैं सोसाइटी प्रताड़ित कर रही है, इसलिए ये चीज होनी चाहिए कि लेजिस्लेचर्स के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के तहत देयर शुड बी मोर ऑफ विमेन, ज्यादा औरतें होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या देखते हैं कि लेजिस्लेचर्स के अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां पे महिलाओं का प्रोपोर्शन काफी कम है। तो गवर्नमेंट के अंदर कैबिनेट्स लार्जली सारे मेल डोमिनेटेड होते हैं, इवन व्हेन अ वुमन इज अ प्राइम मिनिस्टर और अ चीफ मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट। अगर महिला कोई बड़ी से बड़ी पोजीशन पे भी है तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो सारे मेल डोमिनेटेड होते हैं, सारे आदमी वहां पे। और ये कार्टून एक तरीके से बताता भी है कि जैसे एक औरत खड़ी है यहाँ पे विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर, और सारे आदमी जो है घेरा लगा के खड़े हुए हैं पार्लियामेंट के आगे और बोल रहे हैं डोंट वरी, वी विल फाइंड अ वे फॉर यू, हम तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे, विच इज ऑब्वियसली वेरी सार्केस्टिक। वो कोई रास्ता नहीं निकालना चाहते हैं, और महिलाओं को वो रिजर्वेशन बिल जो था बच्चों, जिसके थ्रू विमेन वर आस्किंग फॉर रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट, है ना, तो 1/3 रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही थी, और वो रिजर्वेशन बिल कई सालों तक पेंडिंग था, पार्लियामेंट में पास नहीं हो रहा था। बट हाल फिलहाल में हम लोग देखते हैं 27 years after the women's reservation bill was first introduced in the parliament, the Lok Sabha on September 20th passed the bill with near unanimity and to amend the constitution and provide 1/3 reservation to women in the Lok Sabha and the state assemblies. तो अब लोक सभा और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वहां पर 1/3 रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को दे दी गई है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी भी बाकी है, थोड़ा सा लागू करना इसको बाकी है, बट इसको पास कर दिया गया है 27 साल के बाद, तो विच इज अ बिग विन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने ये पास कर दिया है। और 1/3 सीट्स लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं बच्चों, चाहे हमारी रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हो, म्यूनिसिपल पंचायत हो, या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हो, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटीज हो, वहां पर तो महिलाओं को 1/3 सीट्स दे ही रखी थी। तो ये तो ऑलरेडी था ही, प्लस उसी के साथ जो नहीं भी थी चीज वो भी पास करवा दिया है, तो यस, वेरी गुड। ओके, तो यहां पर जरा आगे आते हैं, और अब क्या देखा हमने अभी तक, हमने क्या देखा है, क्या देखा है मैम, अपनी स्क्रीन को देखा है हमने तो नहीं बच्चों। अभी तक हमने हमारा जो फर्स्ट डिफरेंस है जो कि डिवीजन का फॉर्म ले रहा था, यानी कि हमारा जेंडर एंड पॉलिटिक्स, उसको हमने कर लिया है कंप्लीट। पूरी अगर मैं आपको समराइज उसको करके दूं तो हमने अभी तक देखा क्या है, थोड़ा सा पीछे ही चल लेते हैं, यहीं पे आ जाते हैं, नहीं तो कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो अभी तक हमने देखा है कि जो जेंडर है वो पहली बात तो सोसाइटी का क्रिएशन है, इट इज नॉट नेचुरल एंड इट इज चेंजेबल। उसको हम चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि सोसाइटी ने ही तो बनाया है। जो चीज नेचुरल है वो है सेक्स, लेकिन जेंडर के बेसिस पे एक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी क्रिएट कर दिया गया, पब्लिक प्राइवेट डिवाइड भी क्रिएट कर दिया गया। महिलाएं जो हैं इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आज भी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में जी रही हैं, जहां पे काफी डिसएडवांटेज ऑपरेशन सब फेस कर रही हैं। फीमेल फीटिसाइड हो, लिटरेसी रेट्स की बात हो, या फिर इक्वल रेम्यूनरेशन की बात हो, बहुत सारी चीजों में वो डिसएडवांटेज फेस कर रही हैं। साथ ही में अनसेफ है महिलाओं के लिए मैक्सिमम जगहें, और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस हरासमेंट से भी वो बची नहीं हुई हैं। तो इन सब चीजों के तहत देयर इज अ नीड, डेफिनेटली अ नीड, कि महिलाओं के एक सोल्यूशन यही है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में महिलाएं ज्यादा आए, मतलब पॉलिटिक्स में महिलाएं ज्यादा रूप से दिखें, क्योंकि दिखती नहीं है। तो इसलिए विमेन रिजर्वेशन बिल जो कि इतने टाइम से पेंडिंग था उसको भी पास कर दिया गया है, प्लस लोकल बॉडीज में भी महिलाओं को रिजर्वेशन प्रोवाइड करी जाती है 1/3, ताकि बच्चों महिलाएं जब पॉलिटिक्स में आएंगी उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो जो फीमेल राइट्स हैं, महिलाओं के लिए जो अधिकार बनते हैं, वो उसके लिए खड़ी हो पाएंगी, वो उसके लिए बोल पाएंगी, उसको ला पाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सारे लॉस मेल सेंटर्ड होंगे, फीमेल सेंटर्ड भी चीजें आ पाएंगी। सो इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट। तो हमें इस चीज से पता चलता है कि जब जेंडर इश्यूज को पॉलिटिक्स में रेज करा जाता है, इट वॉज वेरी पॉजिटिव, इट हैज बिन वेरी
पॉजिटिव। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड डिफरेंस विच इज रिलीजन, यानी कि धर्म। अब धर्म की बात करेंगे और पॉलिटिक्स की बात करेंगे। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म को भी समझेंगे क्या है, लेकिन अभी आपको उस पर नहीं ध्यान देना है, वो मैं आपको समझाऊंगी। Social division based on religious differences is fairly widespread in the world today. Unlike gender divisions, the religious differences are often expressed in the field of politics. बच्चों देखो, रिलीजियस डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में बहुत लोग एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि लोगों को क्या है, पॉलिटिक्स में जीतने से मतलब है, पावर लेने से मतलब है, और कहीं ना कहीं वो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे वार करके वोट जीतने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट को स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए टू प्रोटेक्ट द फॉलोइंग। सबसे पहली चीज है, गांधी जी ऐसा बोलते थे कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब इसका क्या मतलब है? क्या गांधी जी किसी पर्टिकुलर धर्म, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ऐसी उसकी बात कर रहे हैं कि ऐसे धर्म को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते? तो दैट्स नॉट द केस। गांधी जी का यहाँ पे सिंपली ये मतलब था बच्चों कि हर अलग धर्म जो है वो सेम ही वैल्यूज सिखाता है, भगवान तक कैसे पहुंचना है ना, तो सेम शिक्षा देता है, सेम वैल्यूज सिखाता है। और अगर आपकी जो रिलीजियस वैल्यूज हैं जो मैक्सिमम रिलीजन्स के अंदर सेम है, उन वैल्यूज को आप एम्बाइब करो पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स उन वैल्यूज के थ्रू चलाओ, रिलीजियस वैल्यूज के थ्रू। तो दैट इज व्हाई ही सेड कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। नेक्स्ट थिंग इज, विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज। जब भी हमारे देश में धर्म के नाम पे दंगे होते हैं तो किसको मार पड़ती है? कौन है बच्चों वो लोग? वो है रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग, यानी कि धार्मिक रूप में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिनके नंबर कम है, जिनके रिलीजियस ग्रुप का नंबर कम है, ठीक है, दे आर द मोस्ट हु सफर फ्रॉम दीज राइट्स। Along with that, women have argued that family laws of all religions discriminate against them. Has नहीं, have. Women have argued. महिलाओं ने भी आर्ग्यूमेंट दी है कि जो फैमिली लॉज होते हैं, जैसे मैरिज, डाइवोर्स और इन सब चीजों से जो रिलेटेड लॉज होते हैं, जो धार्मिक लॉज होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो गवर्नमेंट को स्पेशल मेजर्स लेने चाहिए रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी बचाने के लिए और उसी के साथ महिलाओं को भी बचाने के लिए, राइट? Political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression. बच्चों जैसे सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट यही है ना कि राजनीतिक पावर का इस्तेमाल करो रिलीजन के अंदर इक्वालिटी लाने के लिए। वैसे तो सेक्युलर का मतलब ये होता है कि आपकी सरकार और धर्म बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर धर्म के नाम पे किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, किसी के साथ कुछ गलत किया जा रहा है, तो वहां पर द गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन ऑर्डर टू रेगुलेट दैट, या फिर इन ऑर्डर टू एनफोर्स इक्वालिटी लाने के लिए, या फिर उसको रेगुलेट करने के लिए। ओके, नाउ अब बात आती है कि व्हाट इज कम्युनलिज्म। बच्चों जिस भी शब्द के आगे लग जाए इज्म, वो बन जाता है एक आइडियोलॉजी, यानी कि एक विचारधारा। और कम्युनलिज्म क्या विचारधारा है, जरा समझते हैं। अब जरा घुसना पड़ेगा हमको एक कम्युनल इंसान के दिमाग में। सबसे पहली चीज है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ट्राइज टू प्रमोट ओन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटीज। जब भी एक धार्मिक समुदाय अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है, लेकिन दूसरों के कॉस्ट पर, दूसरों पे चढ़कर, इन द सेंस दूसरों को बिल्कुल इग्नोर करना और अपनी ही कम्युनिटी के गुणगान गाना कि हमारा धर्म ही शासन करेगा, बाकी लोगों के धर्मों को साइडलाइन करो, वो होता है कम्युनलिज्म। Communal politics based on the idea that religion is the principal basis of social community. जो इंसान कम्युनलिज्म में विश्वास रखता है वो ये मानेगा कि धर्म ही सब कुछ है, धर्म से ही समाज बना है, धर्म ही सब कुछ है, धर्म हमारा सब कुछ है। इस माइंडसेट से जो इंसान चलता है बच्चों, जो धर्म को एक पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बल्कि लाइफ समझ बैठता है, वो होता है एक कम्युनल पर्सन। एंड हाउ डज अ कम्युनल पर्सन थिंक? कम्युनल इंसान ये बोलता है कि फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। ठीक है, ध्यान से समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहले बोलते हैं कि फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन बिलोंग टू वन कम्युनिटी। मतलब अगर आप हिंदू लोग हो तो आप एक ही समुदाय को बिलोंग करते हो, अगर आप मुसलमान हो तो आप एक समुदाय को बिलोंग करते हो, अगर आप क्रिश्चियन हो तो आप एक समुदाय को बिलोंग करते हो। ठीक है, तो रिलीजन के जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, दे बिलोंग टू a single community. Their fundamental interests are the same. तो सारे हिंदुओं के फंडामेंटल इंटरेस्ट जो हैं, जो उनकी सोच है, वो सेम है, इस वजह से वो एक कम्युनिटी का हिस्सा है। मुसलमान अलग कम्युनिटी है, सारे मुसलमान एक साथ, क्रिश्चियन अलग कम्युनिटी है, सारे क्रिश्चियन एक साथ। ठीक है,
पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। तो यहाँ वही बोला जा रहा है कि हिंदू जो है वो एक सिंगल कम्युनिटी, मुस्लिम जो है वो अलग कम्युनिटी, क्रिश्चियन जो है वो अलग कम्युनिटी, एंड दीज पीपल कैन नेवर बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। ये सारे लोग किसी एक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते, साथ में नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं ये सुपरफिशियल है, इममटीरियल है। अलग कम्युनिटीज ही सुपरफिशियल, नकली है। अब जो इंसान कम्युनल माइंडसेट का बात कर रहा है उसके हिसाब से सिर्फ उसकी कम्युनिटी सही है, बाकी सारे नकली हैं। अलग अलग कम्युनिटीज के इंटरेस्ट अलग हैं, इस वजह से उनमें लड़ाई होगी, क्योंकि उनके इंटरेस्ट अलग हैं इसलिए उनमें लड़ाई होगी, एंड दे कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन्स विद इन वन नेशन। वो लोग इक्वल सिटीजन बनके, एक ही देश का हिस्सा बनके नहीं रह सकते। दैट इज वॉट दे आर सेइंग। ओके, आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। क्या बोला कम्युनल माइंडसेट वाले इंसान ने कि जो एक रिलीजन, एक धर्म के जो लोग हैं वो एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं क्योंकि उनके इंटरेस्ट सेम है। जो अलग समुदाय के लोग हैं, जो अलग धर्म के लोग हैं, वो एक कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो सकते क्योंकि वो तो सुपरफिशियल इममटीरियल है। और ये जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं इनके इंटरेस्ट कभी भी सेम नहीं हो सकते, हमेशा इनमें लड़ाई झगड़े होंगे। इसलिए जो बाकी धर्म के लोग हैं उनको चले जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, बिकॉज दे कैन नॉट लिव एज एन इक्वल सिटीजन इन द सेम कंट्री। इक्वल सिटीजन बनके सेम कंट्री में सब नहीं रह सकते क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग हैं। एक ही रिलीजन के लोग एक देश में रहने चाहिए, ऐसा कुछ ख्याल रखते हैं हमारे कम्युनल माइंडसेट के लोग। और इसी के साथ बच्चों, जब हमारा स्टेट पावर यानी कि जब राजनीति का इस्तेमाल करा जाता है, किस चीज में राजनीति का इस्तेमाल करा जाता है, डोमिनेशन एस्टैब्लिश करने में एक रिलीजन की ओवर द रेस्ट, दैट इज हाउ कम्युनलिज्म इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म को राजनीति में व्यक्त कैसे किया जाएगा, जब स्टेट पावर यूज करी जाएगी। वही पॉलिटिक्स में इसका एक्सप्रेशन वही है कि जब आप किसी एक कम्युनिटी की डोमिनेशन को एस्टैब्लिश करना चाहोगे पॉलिटिक्स के थ्रू, दैट इज व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स, व्हिच इज वेरी 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 नेगेटिव की पॉजिटिव, वेरी नेगेटिव। क्या बाकियों को कह रहे हो भाग जाओ, बाकी धर्म के लोग भाग जाओ, सिर्फ हमारा धर्म ही शासन करेगा, हमारा धर्म की ही डोमिनेंस एस्टैब्लिश होगी, जय जयकार होगी, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। नाउ कौन कौन से तरीकों के थ्रू कम्युनलिज्म को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा जाता है बच्चों, राजनीति में कम्युनलिज्म किस किस तरीके से आता है, चलिए देखते हैं। 4 फॉर्म्स की बात करेंगे, 4 फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। फर्स्ट इज मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स रिलीजियस प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स, सुपीरियरिटी ऑफ वन्स रिलीजन ओवर अदर रिलीजन्स। सबसे पहले तरीके से जिससे कम्युनलिज्म राजनीति में एंटर करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ योर माइंडसेट। जब आप ये सोचने लगते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ आप कुछ स्टीरियोटाइप बना देते हो, प्रेजुडिस बना देते हो। प्रेजुडिस होती है एक पहले से अवधारणा आपने बना ली है कि अरे ये जो दूसरे धर्म के लोग हैं ना ये ऐसे होते हैं, और वो अवधारणा हमेशा नेगेटिव होगी कि इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं, या ये इम्पोलाइट होते हैं, या ये रूड होते हैं, या इनके तो ये तो ऐसे जीते हैं, इनकी तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐसी सी हैं, इनके तो त्योहार ऐसे से हैं। तो इस तरीके से ना आप एक स्टीरियोटाइप बना लेते हो, उनके लिए प्री कंसीव नोशन, प्रेजुडिस वगैरह बना लेते हो, और इस प्रेजुडिस को बनाने से आप कहीं ना कहीं ये समझ रहे हो कि आपका ही धर्म सुपीरियर है, बाकी सारे इंफीरियर हैं। तो ये प्रेजुडिस भी ऐसी बनेगी जिससे दूसरे आपको इंफीरियर लगेंगे, आपसे कमतर लगेंगे, और आपको आपका ही धर्म सबसे ऊंचा लगेगा। नेक्स्ट चीज होती है कम्युनल माइंड विल लीड टू पॉलिटिकल डोमिनेंस थ्रू रिलीजन। अब धर्म के बेसिस पे ही आपने पहले ही सोच लिया कि हमारा रिलीजन तो सुपीरियर है, बाकी रिलीजन हमसे कमतर हैं, और उसी के हिसाब से अब आप पॉलिटिकल डोमिनेंस को अचीव करने की कोशिश करेंगे, राजनीतिक रूप से डोमिनेंस हासिल करने की कोशिश करोगे, अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करोगे। दिस विल टेक द फॉर्म ऑफ मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस फॉर द मेजॉरिटी, एंड माइनॉरिटी विल फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। तो जो मेजॉरिटी में लोग हैं, जो मेजॉरिटी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, वो लोग कोशिश करेंगे कि राजनीति में हमारे ही रिलीजियस लीडर्स आ जाएं, और हम लोग अपने देश पर अपने ही धर्म की सरकार बना ले, अपने ही धर्म को प्रमोट कर लें, और अपनी ही मेजॉरिटी के बेसिस पर सरकार बनाएंगे, और फिर ऐसी पॉलिसीज प्रोग्राम्स लाएंगे जो सिर्फ हमारे लोगों को, हमारे धर्म के लोगों को फेवर करेगी, बाकी सबको साइडलाइन करेगी। तो मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी मेजॉरिटी कम्युनिटी, मेजॉरिटी रिलीजन के लोग। और वहीं पे जो लोग कम है नंबर में, जिनका रिलीजन कम है नंबर में, वो लोग अगर कम्युनल माइंडसेट के हैं तो वो क्या चाहेंगे
कि वो देश से अलग हो जाएं, वो एक अलग पॉलिटिकल यूनिट बना लें, है ना, अलग हो जाए, अलगाववाद हो जाए, देश बट जाए, कट जाए, वो वाली चीज। तो बच्चों आपने देखा है ना, हम लोगों ने ये चीज देखी है। ओके, आई होप कि ये बात सभी को समझ में आ गई हो। ओके, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा क्या मैंने बोला है। सबसे पहले कम्युनलिज्म जब पॉलिटिक्स में एंटर करता है तो इट एंटर्स इन द फॉर्म ऑफ योर रिलीजियस सुपीरियोरिटी। आप सोचने लगते हो कि आपका रिलीजन सुपीरियर है, बाकी सब इंफीरियर है, और आप कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों के खिलाफ एक प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप बना लेते हो। दूसरी चीज है, हमेशा जो मेजॉरिटी रिलीजन के लोग होंगे वो मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस हासिल करने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए, और वहीं पे जो माइनॉरिटी रिलीजन के लोग होंगे वो देश से अलग होकर एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बनाने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज होगी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस। अब आप क्या कोशिश करोगे इसके बाद में कि आपके जो धर्म के लोग हैं सारे लोग एकजुट हो जाएं, है ना। हिंदू धर्म अगर है वो चाहेगा सारे हिंदू एक साथ हो जाएं, मुसलमान जो है वो चाहेंगे सारे मुसलमान एक साथ हो जाएं। कैसे? सेक्रेड सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील करके। क्या करोगे? पंडित ले आओगे, पंडित लाकर लोगों को अपील करने की कोशिश, या फिर आपके सेक्रेट सिंबल जैसे ओम हो गया, ऐसे सेक्रेट सिंबल्स को यूज करोगे। लोगों के जो उनको इमोशनली अपील करने की कोशिश करोगे कि क्या तुम धर्म के वो करना है, तुम्हें धर्म भ्रष्ट करना है, धर्म के तुम वो नहीं हो, ठीक है, लॉयल नहीं हो अपने धर्म के टुवर्ड्स। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ये क्या हो गया है, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या कोशिश करी जाती है मोबिलाइज करने की, एक ही धर्म के लोगों को साथ में एकजुट करने की, अपने सपोर्ट को इंक्रीज करने की, ताकि सारे फॉलोअर्स एक धर्म के साथ में आ जाएं। तो उसके लिए सेक्रेड सिंबल्स यूज करने पड़े, रिलीजियस लीडर्स यूज करने पड़े, या लोगों के तीर की तरह उनके दिल पर वार करना पड़े, इमोशनली उनको अपील करना पड़े, करेंगे, वो सब होगा। और लास्टली इट टेक्स द मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर। सबसे ज्यादा खतरनाक फॉर्म जो कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में ले लेता है वो है हिंसा, दंगे, मारकाट, ठीक है, मैसेकर तक का फॉर्म ले लेता है। इंडिया पाकिस्तान ने वर्स्ट कम्युनल राइट्स पार्टीशन के टाइम पे फेस करे थे। तो बच्चों अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे दूसरे धर्म के लोगों को, तो आप क्या करने लग जाओगे, आप हिंसक होने लग जाओगे, आप वायलेंस पे उतर आओगे, आप दूसरे धर्म के लोगों को मारने काटने लग जाओगे, ठीक है। तो वो वाली चीजें होंगी विच इज द मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। किसका भला हुआ, किसी का भला नहीं हुआ, सबका बुरा ही हो जाएगा इस तरीके से। तो आई होप ये बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। तो ये 4 फॉर्म्स होते हैं कम्युनलिज्म के। तो डेफिनेटली हमको समझ में आता है कि जब धर्म को पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है तो इट इज वेरी 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 नेगेटिव फॉर एवरीवन। ओके, नाउ हमारा देश एक सेक्युलर देश है, हमने अपने संविधान में सेक्युलर शब्द को बाद में ऐड भी करा है, और सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ द पावर ऑफ रिलीजन फ्रॉम द पावर ऑफ द स्टेट। यानी कि जो सरकार है और जो धर्म है दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे, दे आर सेपरेटेड। दैट एक्चुअली मीन्स कि हमारे देश का ना तो कोई ऑफिशियल रिलीजन है, ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक धर्म को कोई स्पेशल स्टेटस देता है। नो, एवरी रिलीजन इज ट्रीटेड इक्वली, ऑल द पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। हमारा संविधान ये भी बोलता है कि जो भी इंडिविजुअल कम्युनिटी है, जिसको भी किसी भी धर्म को मानना है, प्रोफेस करना है, उसकी प्रैक्टिसेस में एंगेज करना है या उसको फैलाना है, तो यू आर फ्री टू डू सो। यू कैन प्रोफेस, प्रोपोगेट, प्रैक्टिस एनी रिलीजन दैट यू वांट। एंड अगर आपको किसी रिलीजन को नहीं भी मानना, कि नहीं मानना भाई हमें कोई धर्म, तो उसके लिए भी आप आजाद हैं, और नॉट टू फॉलो एनी, किसी को फॉलो नहीं करना, मत करो। साथ ही में सरकार बोल रही हूं, संविधान ये भी बोलता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के ग्राउंड्स पे नहीं होगा, धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा किसी भी धर्म के लोगों के साथ में। इट ऑल्सो अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी। लेकिन यहां आता है एक हल्का सा ट्विस्ट। आपने बोला कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि सरकार और धर्म अलग है, बट वहीं पर संविधान सरकार को अलाउ करता है कि रिलीजियस मैटर्स में आप घुस सकते हो अगर आपको इक्वालिटी इंश्योर करनी है। मतलब कि बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, अगर धर्म के नाम पे किसी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, किसी के साथ अन्याय करा जा रहा है, ट्रिपल तलाक जैसी चीज चल रही है या सती प्रथा जैसी चीज चल रही है, तो इन चीजों में सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा। दे विल हैव टू स्टॉप द इनइक्वालिटी दैट इज गोइंग ऑन इन अ रिलीजन। कुछ आपके राइट्स का खंडन हो रहा है, अगर धर्म कर रहा है वो चीज,
तो वो नहीं हो सकता ना, किसी की बलि दी जा रही है धर्म के नाम पे, नहीं दे सकते। तो उन मैटर्स में गवर्नमेंट विल इंटरफेयर। अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रही है, इनइक्वालिटी हो रही है, देन द गवर्नमेंट विल इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट एंड इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी। तो याद रखिएगा कि एक प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस होता है सरकार का और धर्म का। दूर है भाई, हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहे, पर अगर गलत करोगे तो आना पड़ेगा हमें, ठीक है। सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन हमारी डेफिनेटली नेसेसरी है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म। हमारा संविधान डेफिनेटली सेक्युलर है, बहुत जरूरी है ये चीज लिखनी, इसको बोलना, पर काफी नहीं है, काफी नहीं है कम्युनलिज्म से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि कम्युनलिज्म तो लोगों के दिमाग में है, और जो चीज दिमाग में है उसको कानून से कैसे आप हटाओगे। तो बच्चों टिल द टाइम, वही बात है, माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कम्युनलिज्म भी खत्म नहीं होगा। जैसे पेट्रियार्की नहीं खत्म हो रही क्योंकि माइंडसेट नहीं बदल रहा है, लॉज के थ्रू तो इक्वालिटी ले आए हैं, बट जब तक लोग असल में खत्म नहीं करना चाहेंगे नहीं होगा। सिमिलरली विद कम्युनलिज्म, ओके। अब यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है, दिस चेयर इज फॉर द सीएम डेजिग्नेट टू प्रूव हिज सेक्युलर क्रेडेंशियल्स। तो एक सीएम प्रूव करना चाहता है कि मैं कितना सेक्युलर हूँ, और इसलिए चेयर कैसी बनी है, हर रिलीजन का सिंबल डाल दिया है, सिख रिलीजन का, मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का, हिंदुओं का, हर किसी का सिंबल डाल दिया है। एंड ये एक रॉकिंग चेयर है बच्चों, जैसे आगे पीछे होती रहती है, तो वही लिखा है कि देयर विल बी प्लेंटी ऑफ रॉकिंग, क्योंकि आप सभी को एडजस्ट कर रहे हो, है ना, अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स प्रूव करने के लिए। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड और लास्ट डिफरेंस को देखने के लिए, विच इज अवर कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट की बात हम करने वाले हैं, जाति की बात करने वाले हैं। एक समय पे जातिवाद पूरे अपनी चरम सीमा पर इंडिया में चल रहा था, लेकिन फिर उसे बंद करा गया, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के साथ इनइक्वालिटी यानी कि असमानता हो रही थी। बच्चों अभी तक हमने देखा कि जब जेंडर को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा गया तो वो पॉजिटिव था, क्योंकि उससे महिलाओं का रोल बढ़ा है, उनको पॉलिटिक्स में रोल मिला है, पब्लिक लाइफ में उनको आने दिया है, उनकी कंडीशन इंप्रूव हुई। लेकिन जब रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाया गया तो बाप रे बाप, इट हैज बीन वेरी वेरी नेगेटिव फॉर अस, क्योंकि उससे तो कम्युनलिज्म फैलता फैलता चला गया और लोग जो है मर रहे हैं, वायलेंस हो रही है, हिंसा हो रही है, वो सब चीजें। पर जब हम कास्ट को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करेंगे तो इट विल बी बोथ, इट विल बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो ये एंड में हमें पता चलेगा कि कास्ट को जब पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा जाता है तो कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, एंड में देखेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं क्या है जेंडर कास्ट डिवीजन से अनलाइक जेंडर और रिलीजन से अनलाइक कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। अब इसमें कोई बड़ी खुश होने की बात नहीं है, जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं कि वो कहते हैं ये डिश हमारे ही यहाँ रेस्टोरेंट में मिलती है। सिमिलरली उसी तरीके से इंडिया बोल रहा है कि कास्ट डिवीजन तो सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाया जाता। जेंडर डिवीजन दुनिया में पाया जाता है, धर्म के नाम पे भेदभाव दुनिया में पाया जाता है, बट जाति के नाम पे भेदभाव सिर्फ ओनली इन इंडिया, ओनली फाउंड इन इंडिया। In most societies, occupations are passed on from one generation to another. Caste system, extreme form of this. In this system, hereditary occupational division was sanctioned by rituals. बच्चों हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम जगहों पे क्या होता है कि जैसे जो काम आपके पापा कर रहे होते हैं, या घर पे जो काम होता है ना, बिजनेस है किसी का, या पापा मेरे डॉक्टर थे, मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या मेरे पापा का बिजनेस है, मैं भी कल को बिजनेस संभालना चाहती हूँ, व्हाटएवर। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑक्यूपेशंस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती हैं, लोग शौक से करते हैं वही काम। बट कास्ट सिस्टम इसका एक बहुत रिजिड फॉर्म था, मतलब आप कुछ और कर ही नहीं सकते थे कि अगर आपके घर वाले जो लोग हैं अगर वो लड़ाई ही लड़ते हैं, है ना, तो आपको भी वही करना पड़ेगा। यू विल ऑल्सो हैव टू फाइट। इफ यू बिलोंग टू अ क्षत्रिय फैमिली यू विल हैव टू डू द सेम थिंग, और जितनी जनरेशन आती जाएंगी दे विल हैव टू डू द सेम एग्जैक्ट थिंग। यू कैन नॉट डिविएट, आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हो, कोई दूसरी ऑक्यूपेशन को परस्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है। यू विल हैव टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग। और यही हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन जो है इसको रिचुअल्स द्वारा सैंक्शन करा जाता था। तो अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म करने होते थे आपको जो आपके कास्ट को बिलोंग करते हैं। उसी के साथ कास्ट सिस्टम में अब बच्चों अलग अलग कास्ट में तो डिवाइड कर दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब उस सिस्टम के बाहर भी कुछ कास्ट को डाल दिया, मतलब जो किसी भी कास्ट में नहीं डाले गए, किसी भी कास्ट को जो बिलोंग नहीं करते थे उनको आउटकास्ट बुलाया जाता था और अनटचेबल बुलाया जाता था। बहुत ज्यादा शोषण। तो कास्ट सिस्टम में कहीं ना कहीं एक्सक्लूड करा जाता था, डिस्क्रिमिनेट करा जाता था अगेंस्ट दी आउटकास्ट ग्रुप्स, जिनको अनटचेबल्स बोला जाता था, जो ऐसे माने जाते थे कि ये लोग वो हैं जिनके टच से, छूने से चीजें पल्यूट हो जाते हैं, या फिर अगर दूसरी कास्ट के लोग उन्हें देख लेंगे तो
उनकी नजर पल्यूट हो जाएगी, ठीक है, तो उनको देखना तक पोल्यूटेड वो वाली चीज मानी जाती थी। एंड बहुत शोषण करा जाता था। पब्लिक प्लेसेस जो होती हैं जैसे मंदिर हो गए या कहीं पब्लिक वेल्स टैंक्स हो गए, वहां पर भी उनको आने नहीं दिया जाता था, एक्सेस नहीं करने दिया जाता था। बट विद टाइम, जैसे जैसे धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इकोनॉमी आगे बढ़ने लगती है, अर्बनाइजेशन होती है, शहरीकरण होता है, लिटरेसी बढ़ती है, लोग पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होती है, लोग अलग अलग ऑक्यूपेशंस को परस्यू करने लगते हैं, तो जो ओल्ड नोशंस थे, कास्ट हायरार्की जो थी, जो एक हायरार्की बनी हुई थी कास्ट सिस्टम की, वो टूटने लगती है। तो कास्ट हायरार्की क्यों टूटने लगी? इन सभी रीजंस की वजह से। साथ ही में हमारा जो संविधान है वो प्रोहिबिट करता है एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड लेड द फाउंडेशंस ऑफ पॉलिसीज टू रिवर्स द इनजस्टिसेस ऑफ द कास्ट सिस्टम। साथ ही में बच्चों, हमारे संविधान ने पहली बात तो ये लिखी कि अब जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है सदियों से, है ना, जाति के मामले में जो भेदभाव होता आ रहा है वो एक तो बंद हो गया है, बैन हो गया है। और साथ ही में फाउंडेशंस ऑफ पॉलिसीज टू रिवर्स द इनजस्टिसेस ऑफ द कास्ट सिस्टम, तो जो भी अन्याय कास्ट सिस्टम द्वारा हुआ है उसको हम रिवर्स करेंगे, उसको हम ठीक भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए सरकार जो है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, दे आर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, सरकार कर भी रही है। और हमने कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का सिस्टम हम लेकर आए और कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी को ठीक करने की हमने कोशिश करी है ओवर द ईयर्स, ताकि उन लोगों को भी हम इक्वालिटी प्रोवाइड कर सकें जो कि बहुत पीछे रह गए बाकी सबसे। अनटचेबिलिटी जो है वो भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन। संवैधानिक रूप से उसको बैन करा गया है, प्रोहिबिट करा गया है, लेकिन फिर भी अनटचेबिलिटी आज भी कहीं कहीं पर हो रही है। कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू द इकोनॉमिक स्टेटस, लोगों के इकोनॉमिक आर्थिक स्टेटस से कहीं ना कहीं कास्ट लिंक्ड है। तो इस तरीके का कास्ट सिस्टम होता था बच्चों। जैसे ब्रह्मा जी जो है, ऐसा माना जाता था कि उनकी बुद्धि से ब्राह्मण्स, प्रीस्ट, टीचर्स जो काम करेंगे, प्रीस्ट और टीचर का, ठीक है, क्षत्रिय हैं, फिर नीचे वैश्य हैं और फिर शूद्र हैं। और दलित जो आउटकास्ट है उनको तो एक्सक्लूड ही कर दिया है, कास्ट सिस्टम में ही नहीं रखा गया। और क्षत्रिय वॉरियर रूलर होते थे, वैश्य जो है वो फार्मर, ट्रेडर, मर्चेंट्स होते थे, शूद्र जो है वो लेबरर होते थे, और दलित अनटचेबल्स जो हैं वो स्ट्रीट स्वीपर्स, लैट्रिन क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर वगैरह ये सब लोग होते थे। मतलब जो काम कोई नहीं करना चाहता है, जिस काम को बहुत नीचा देखा जाता है, वहां पर आउटकास्ट ग्रुप्स को रख दिया कि आप वही सब काम करोगे। ओके, नाउ दो चीजें पढ़ेंगे हम यहाँ पे, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। ओके, ध्यान से समझना दोनों चीजों को। सबसे पहले यहां बोला जा रहा है कास्ट इन पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति में आप कास्ट को किस तरीके से यूज कर रहे हो। कास्ट को यूज ही क्यों कर रहे हो, पहली बात तो जाति को यूज ही क्यों कर रहे हो, और किस तरीके से यूज कर रहे हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स। ओके, casteism is rooted in the belief that the caste is the sole basis of social community. It can take various forms in politics. अब बच्चों, जैसे कम्युनल माइंडसेट है, वो ये सोचता है धर्म ही सब कुछ है, धर्म के बेसिस पे समाज बना है, वैसे ही कास्टिज्म, जो इंसान कास्टिज्म में विश्वास रखता है वो ये मानता है कि जाति ही सब कुछ है, जाति के बेसिस पे समाज बना है, ठीक है। इस तरीके से कास्टिज्म फंक्शन करता था। अब कास्ट पॉलिटिक्स में कैसे लोग यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। While choosing candidates for elections, political parties considers the caste composition of the voters to win support. तो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, जैसे ये एक चुनावी क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को अपना कैंडिडेट खड़ा करना है, ये थोड़ा सर्कल ढंग से बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा करना है, तो पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, सब है, ठीक है, आम आदमी पार्टी है, ये सब देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन से कास्ट ग्रुप के लोग मौजूद हैं। उन्हें पता चलता है यहाँ पे राजपूत सबसे ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, राजपूत कैंडिडेट को उतार देंगे, ये भी राजपूत कैंडिडेट को उतार देंगे, ये भी राजपूत कैंडिडेट को उतार देंगे, है ना, ताकि जो राजपूत हैं उनका वोट इनको मिल सके। When governments are formed, जब सरकारें बनती हैं, तो political parties take care that representatives of different caste find a place in the government. जब बच्चों गवर्नमेंट बनती है, सरकार बन रही है, तो उस टाइम पॉलिटिकल पार्टी ये ध्यान रखती है कि अलग अलग कास्ट ग्रुप के लोग हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा बने, ताकि कल को मतलब हमारी मतलब एक तरीके से लोगों का रिप्रेजेंटेशन देखा जाए, कि सारे अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट करा जाए। उसी के साथ हम लोग देखते हैं political parties make appeals to caste sentiments to win votes. They are known to favor some caste seen as their representatives. अब एक और चीज भाई, जैसे लोग क्या कर रहे थे, मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे थे धर्म के नाम पर भी, सेक्रेड सिंबल्स का यूज करके, इमोशनली अपील करके सारे एक धर्म के लोगों को एकजुट करने की कोशिश करी जा रही थी।
सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील किया जा रहा है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोगों के कास्ट सेंटिमेंट को अपील कर रही हैं वोट जीतने के लिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कास्ट को फेवर करती हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी लेकर आती हैं। साथ ही में बच्चों एक और चीज है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है तो पता ही है कि सभी के पास एक ही वोट है, हर कास्ट ग्रुप का हर एक बंदा सबके पास एक ही वोट है, और प्रिंसिपल है 1 पर्सन 1 वोट का। इससे पॉलिटिकल लीडर्स कास्ट सेंटिमेंट्स को लेकर आए हैं पॉलिटिक्स में, अलग अलग कास्ट ग्रुप्स को लेकर आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है यार ऐसा तो होगा नहीं कि किसी एक कास्ट के बंदे को खड़ा कर दो तो दुनिया मतलब पूरे देश के सारे वोट्स मिल जाएंगे, नहीं, अलग अलग कास्ट के लोगों को खड़ा करना पड़ेगा ताकि हर एक कास्ट ग्रुप से वोट सिक्योर करे जा सके, क्योंकि 1 पर्सन 1 वोट है, सभी के पास एक ही वोट है, सभी का बराबर वोट है, किसी का ज्यादा कम तो है नहीं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कास्ट के लोगों को लेकर आए, विच इज ऑल्सो पॉजिटिव पॉइंट, अच्छी चीज है ये। बट ये सब सुनने के बाद ये मत सोचना कि पॉलिटिक्स सिर्फ कास्ट के बारे में, कास्ट 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 कास्ट, ऐसा नहीं है, ठीक है बच्चों। इट सीम्स लाइक इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट, नथिंग एल्स, बट दिस इज फार फ्रॉम ट्रू। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे कंट्री में ऐसी नहीं है जहां पर एक क्लियर मेजोरिटी किसी एक कास्ट की हो, तो ऐसा कहीं पे भी क्लियर मेजोरिटी किसी एक कास्ट की तो मिलेगी नहीं, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई एक कास्ट ग्रुप बहुत ज्यादा नंबर में क्लियर मेजोरिटी में, तो उस बेसिस पे तो आप कैंडिडेट खड़ा ही नहीं कर पाओगे। अब दूसरी चीज है कि सपोज चलो हम देख भी रहे हैं कि क्लियर मेजोरिटी नहीं है, बट हाँ यहाँ पे राजपूत थोड़े ज्यादा हैं, तो चलो एक राजपूत कैंडिडेट उतारते हैं। तो पर आपने अगर बीजेपी ने एक राजपूत कैंडिडेट उतारा है तो कांग्रेस ने भी तो वही उतारा है और आम आदमी पार्टी ने भी वही उतार दिया, तो वही वाली चीज हुई कि कोई भी पार्टी सारे वोट्स जो कि किसी कास्ट और कम्युनिटी के हैं वो नहीं जीतेगी, क्योंकि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज उसी सेम कास्ट से कैंडिडेट उतार देंगी। जैसे अभी हमने देखा कि इन्होंने सबने राजपूत कैंडिडेट उतार दिया, तो वो पूरी जो राजपूत कास्ट है वो ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं के कैंडिडेट को वोट देगी, उनके वोट भी बट जाएंगे तीनों कैंडिडेट्स के बीच में। तो वही बोला जा रहा है कि कोई भी पार्टी जो सारे वोट्स होंगे किसी भी कास्ट या कम्युनिटी के वो जीत नहीं पाएगी, क्योंकि जो वोट्स हैं वो बट जाएंगे सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स में। Ruling party or sitting MP MLA lose elections in our country. The voters have strong attachment to political parties which is stronger than their attachment to their caste or community. बच्चों अगर कास्ट के बेसिस पे ही राजनीति हो रही होती तो फिर तो कोई हारता ही नहीं, एक कास्ट ग्रुप का इंसान जीत रहा है तो वो बार बार जीतता ही रहता, बट ऐसा हमारे देश में नहीं होता। बहुत बारी जो रूलिंग एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए है, बहुत बारी वो लोग हारते हैं, जिससे कि पता चलता है कि लोग अपने कास्ट सेंटिमेंट को देखकर वोट नहीं दे रहे। और उसके बाद एक और चीज है कि लोगों की जो अटैचमेंट है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से वो ज्यादा स्ट्रांग होती है रादर देन देयर कास्ट। कास्ट से इतनी ज्यादा अटैचमेंट नहीं होती जितनी पॉलिटिकल पार्टी से अटैचमेंट होती है। तो इस वजह से ये सारे रीजंस के थ्रू हम बोल सकते हैं कि ऑल्दो लोग कास्ट का यूज करते होंगे पॉलिटिक्स में, बट जीत नहीं सकते उसके बेसिस पर, ठीक है। क्योंकि ये सारे रीजंस हमें यही बताते हैं कि कास्ट सब कुछ नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, थोड़ा सा रोल हो सकता है कास्ट का, बट इट इज नॉट एवरीथिंग। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स। अभी हमने क्या देखा? पॉलिटिक्स इन कास्ट, सॉरी अभी तक हमने क्या देखा? कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्ट, यही कंफ्यूजन होती है। कास्ट इन पॉलिटिक्स हमने देखा कि कास्ट को हम कैसे यूज कर रहे हैं राजनीति में। अब हम देखेंगे कि राजनीति के अंदर ही कास्ट हो रही है, कास्ट के अंदर ही राजनीति हो रही है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स इन कास्ट, politics influences the caste system and caste identities by bringing them into the political arena. तो बच्चों कहीं ना कहीं जो कास्ट सिस्टम है और जो लोगों की कास्ट आइडेंटिटी है, जो जाति की पहचान है, उसको भी कहीं ना कहीं आप पॉलिटिक्स में लेकर आ रहे हो। तो जो कास्ट ग्रुप्स है, कास्ट के अंदर अंदर ही राजनीति चालू हो जाती है। सो इट इज नॉट द पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिटन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिक्स में ही आप जाति का इस्तेमाल कर रहे हो, बल्कि इट इज ऑल्सो द कास्ट दैट गेट्स पोलिटिसाइज्ड। आपकी जाति भी है जिसमें पॉलिटिक्स हो रही है। जैसे कि कैसे? एवरी कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट द नेबरिंग कास्ट और द सब कास्ट। अब बच्चों जैसे हिंदू धर्म भी है, उसके अंदर बहुत सारी सब कास्ट हैं, अलग अलग कास्ट हैं। क्या करते हैं पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है वो सारी इन सब कास्ट को भी उसी एक बड़े ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट उनको मिल सके। तो अलग सब कास्ट जो है, नेबरिंग कास्ट है, आसपास की जो कास्ट है, सभी को एकजुट करना चाहते हैं ताकि उनका सपोर्ट बेस बढ़ सके। Along with that, बहुत से caste groups are required to enter into a coalition with other caste or communities and thus enter into a dialogue and negotiation. बहुत बारी अलग अलग कास्ट ग्रुप से एक साथ आ जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, कोalition बना लेते हैं। राजनीति ही तो कर रहे हैं, ठीक है। कोalition बना लेते हैं दूसरे कास्ट के साथ, दूसरी कम्युनिटीज के साथ,
डायलॉग डिस्कशन करके, आपस में सांठ-गांठ करके कि यार चलो हमारे साथ तुम भी मिल जाओ, तुम भी मिल जाओ, हम क्या करेंगे, इससे हमारे सारे सपोर्टर्स इकट्ठे हो जाएंगे, उस तरीके से। New kinds of caste groups have come up in the political arena like backward and forward caste group. बच्चों इसी सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि अलग अलग कास्ट ग्रुप्स भी पॉलिटिकल अरेना में आ गए हैं, जैसे कि फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स, बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स। तो यहाँ पर सिंपल सी बात वही है, फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप, बैकवर्ड कास्ट ग्रुप क्या हो गए? फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप हो गया आपका कि जो फॉरवर्ड कास्ट हैं सबको इकट्ठा एक ही नाम बैनर के तहत इकट्ठा कर लिया, बल्कि उसमें बहुत अलग अलग कास्ट है बट सबको इकट्ठा कर लिया। बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, तो सारे हमारी जो बैकवर्ड कास्ट है, एससीज, एसटीज, ओबीसीज और हमारी रिलीजियस माइनॉरिटी, सबको बोल रहे हैं सब साथ में आ जाओ। तो वो क्या है, सबको मोबिलाइज करा जा रहा है, सबको इकट्ठा करा जा रहा है ताकि जो सपोर्ट बेस है उसको इंक्रीज करा जाए। तो यहाँ पे वही चीज है कि बहुत बारी कास्ट भी पॉलिटिसाइज होती है, कास्ट के अंदर अंदर ही बहुत पॉलिटिक्स खेली जाती है, जैसे कि हर कास्ट ग्रुप अपने आप को बड़े से बड़ा करने की कोशिश करता है, दूसरी कास्ट कम्युनिटीज के साथ कोalition में आने की कोशिश करता है, और नई नई कास्ट ग्रुप्स आ गई हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स, जहां पे और भी कास्ट को इकट्ठा करा जा रहा है सपोर्ट जीतने के लिए। लास्ट चीज जिससे हम चैप्टर को कंक्लूड करेंगे वो यही है बच्चों कि कास्ट को जब हम पॉलिटिक्स में लेकर आए तो उससे कहीं ना कहीं दो चीजें, हमें दो साइड्स देखने को मिली है, एक है पॉजिटिव साइड, एक है नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड हमें क्या देखने को मिली कि जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज थी एक टाइम पे, जिन कास्ट ग्रुप्स के साथ शोषण करा जाता था, उनको पॉलिटिकल अटेंशन मिली, उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिली, एंड दलित्स, ओबीसी जो है इनको बेटर एक्सेस मिला डिसीजन मेकिंग का, इनको भी पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला, पॉलिटिक्स खेलने का मौका मिला और बाकियों के साथ बराबरी करने का भी मौका मिला। उसी के साथ नेगेटिव साइड अगर हम देखें तो वो ये है कि पॉलिटिक्स जो कि सिर्फ कास्ट पे बनी होती है एक हेल्दी चीज नहीं है एक डेमोक्रेसी के अंदर, बिकॉज बहुत बाकी जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उसे आप इग्नोर करते हैं। तो आपके देश में जो चल रहे हैं जैसे कि गरीबी है, डेवलपमेंट है, करप्शन है, इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए ना, बट आप किस पे ध्यान दे रहे हो? कास्ट पे। तो दैट इज रॉन्ग। तो ये एक नेगेटिव साइड है कि बाकी जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उन पे आप ध्यान नहीं दे रहे, कास्ट पे आप ध्यान दे रहे हो, विच इज अ नेगेटिव साइड। बट द पॉजिटिव साइड इज कि डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को पॉलिटिकल अटेंशन मिल रहा है, दलित्स, ओबीसीज को बेटर एक्सेस मिल रहा है डिसीजन मेकिंग का। आई होप बच्चा पार्टी दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, और आई होप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास along with the new chapter. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।